मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ क्वेश्चंस और लेट्स स्टार्ट क्विकली विद सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्वेश्चन। और इसमें अपना डी ब्लॉक एंड मेटलर्जी जैसा कि मैंने बोला वो भी कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 2011 के क्वेश्चन से। मेटलर्जी का क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर इज अचीव्ड। कैसे सिल्वर अचीव होता है? तो इसमें लिखा है इज अचीव्ड बाय कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ द ओर अर्जेंटाइट। सिल्वर का ओर है Ag2S होता है, सिल्वर का सल्फाइड ओर है विद X, ठीक है, फॉलोड बाय रिडक्शन विद Y। इसमें आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर के बारे में पूछा गया है। बहुत ही फेमस रिएक्शन है और जहां तक मेरा ख्याल है आपने शायद हो सकता है आपकी 10th क्लास में भी पढ़ा हो, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, तो KVPY में कई कॉमन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। Ag from अर्जेंटाइट, जो इसका फॉर्मूला Ag2S होता है, यहाँ पे फॉर्मूला तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बाय इनिशियल कॉम्प्लेक्सेशन with X followed by reduction with Y। तो ये X और Y क्या है ये आपको बताना है। What are these X and Y? Cn माइनस है, मतलब एक तो कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। सिल्वर को निकालने के लिए अपन क्या होता है, सिल्वर का जो फेमस ओर है दैट इज अर्जेंटाइट ओर, ठीक है। तो वो उस ओर को में से सिल्वर निकालने के लिए आपने उस ओर के साथ कुछ रिएक्ट किया जिससे सिल्वर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, है ना। और तो कुछ जो रिएक्ट किया दैट इज X, कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर उससे रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन करने से आपको सिल्वर मिल जाएगा। तो X और Y रेस्पेक्टिवली क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया सक्षम ऋषिक? ठीक है, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से समझ में आना चाहिए। वंस द क्वेश्चन इज क्लियर, मतलब आधा रास्ता आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ढंग से क्लियर नहीं है तो फिर अपन को दिक्कत रहती है ना। बताएं। क्या होगा आंसर? सक्षम ट्राई करो ऋषिक जल्दी से। आपको जो भी लगता है बताओ, नो मैटर इट मे बी रॉन्ग, ठीक है। उससे अपन को पता लग जाएगा कि ठीक है कैसे सही करना है। हाँ ऋषिक, सक्षम कुछ आया? सर सी लग रहा है। सी लग रहा है, ठीक है। Cl माइनस है और जिंक है। देखो एक तो मैं आपको बात बता दूं कि साइनाइड होता है ना, तो ये बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएजेंट है, काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है इजीली, ठीक है। तो सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन साइनाइड काम में लेते हैं और इसको अपन साइनाइड प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसका नाम ही साइनाइड प्रोसेस है, दूसरा नाम है इसका मैक ऑर्थर फॉरेस्ट मेथड, है ना। तो उसको Ag2S मैं इक्वेशन लिख देता हूँ आपको, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। साइनाइड एक बहुत फेमस है पॉइजन के तौर पे, है ना। और साइनाइड जो है ये गोल्ड भी ऐसे ही निकाला जाता है। तो गोल्ड और सिल्वर के ओर को अपन KCN से रिएक्ट करते हैं, KCN में साइनाइड होता है, ठीक है।
और इससे क्या है, CN जो है साइनाइड के साथ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, NaCN से रिएक्ट करते हैं, KCN से। Na प्लस और K प्लस का तो कोई खास रोल नहीं है, लेकिन साइनाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साइनाइड काफी सारे डी ब्लॉक मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ये हो गया AgCN2, है ना। AgCN2, Ag पे तो +1 चार्ज है जैसा कि आपको दिख रहा है, सल्फाइड पे -2 चार्ज है, Ag पे +1 है, 2 सिल्वर +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 और -2 हो गया साइनाइड का चार्ज, क्योंकि 2 साइनाइड CN माइनस है, तो +-1 तो यहाँ पे Na आ गया। तो ये साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बन गया सिल्वर के साथ, है ना। और फिर अपन ने इसमें डाल दिया जिंक। जिंक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपन सभी लोग जानते हैं। तो जिंक ऐड करने पर यहाँ पे जिंक ने क्या करा, एक साइनाइड जिंक ने खुद इसको इलेक्ट्रॉन देकर सिल्वर बना दिया। Ag आपका अलग हो गया, आपको सिल्वर मिल गया, और जिंक चला गया इस चक्कर में। कहाँ चला गया, क्योंकि जिंक ने खुद के इलेक्ट्रॉन लूज करके सिल्वर को दिए हैं। तो सिल्वर देखिए यहाँ पे Ag प्लस में है जैसा कि दिख रहा है, तो Ag में हो गया, और जिंक खुद +2 में बन गया, जिंक का +2 आयन बनता है, तो Na2ZnCN4। तो X और Y आपके क्या होंगे। आई होप ये बात सभी को क्लियर है। एक तो कॉम्प्लेक्सेशन किसका किया, गोल्ड के भी यही प्रोसेस है, याद रखिएगा आप लोग कि गोल्ड और सिल्वर साइनाइड प्रोसेस से निकाले आते हैं, और साइनाइड प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उनके अंदर अपन गोल्ड या सिल्वर मिला देते हैं, वो जिंक मिला देते हैं, जिससे गोल्ड और सिल्वर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर सबको, सक्षम, वेरी गुड, यशिका, ऋषिक, ठीक है। कोई भी चीज अगर क्लियर ना हो तो डू शेयर इट विद मी, उससे है ना, क्योंकि कंफ्यूजन आपके पास, जल्दी जल्दी अपन देख रहे हैं काफी सारे क्वेश्चंस, जिससे अपन को एक प्रीव्यू मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये है डी ब्लॉक का क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इट इज रिलेटेड टू कॉपर, ठीक है। व्हेन हीटेड इन एयर, brown copper powder turns black. The black powder would turn brown again. ये हो सकता है आपने 10th में भी किया हो, इतना सिंपल क्वेश्चन है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। The black powder would turn brown again. तो कॉपर को जला रहे हैं अपन, कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है, अपन जानते ही हैं, सबने अपन ने देखा है, लेकिन जलाने पे वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है, ब्लैक पाउडर बन जाता है, और ये ब्लैक पाउडर वापस से कॉपर बन जाता है, ब्राउन पाउडर बन जाता है, रेडिश ब्राउन पाउडर। अगर इस ब्लैक पाउडर को हीट करो इनमें से किसके साथ, which of the following can turn that black powder of copper का oxide to copper again? आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन आपका जनरल रिडॉक्स में भी पढ़ सकते हैं आप इसको, रिडॉक्स का भी क्वेश्चन है एक तरह से, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो जल्दी से बताएं मेरे को। सर हाँ हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी गुड, हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और इससे काफी सारे मेटल ऑक्साइड्स मेटल में चले जाते हैं, लेकिन
एक अनफॉर्चुनेटली हाइड्रोजन अपन काम में नहीं लेते रिडक्शन में। हाँ, रिएक्शन पूछा तो रिएक्शन तो अपन कर सकते हैं लैब स्केल पे, लेकिन कमर्शियल स्केल पे हाइड्रोजन काम में नहीं लेते। रीजन बीइंग हाईली इन्फ्लेमेबल नेचर और डिफिकल्ट टू हैंडल। हाइड्रोजन बहुत इन्फ्लेमेबल होती है। आपका स्पार्क होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उससे भी एक्सप्लोड हो सकता है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कॉपर का ऑक्साइड है। कॉपर को पहले तो बर्न किया, ठीक है। तो कॉपर को बर्न किया तो इट फॉर्म्ड CO, ये कि ब्लैक पाउडर होता है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लैक पाउडर। और ये जो कॉपर है इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया हीट करने पर, वापस से कॉपर, हाइड्रोजन अब बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और H2O बन जाएगा जो ऑक्साइड है, तो आपको फिर से कॉपर मिल जाएगा। तो द ब्लैक पाउडर वुड टर्न ब्राउन अगेन व्हेन हीटेड विद, द राइट आंसर इज H2 गैस। आई होप क्लियर है सभी को। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। आगे भी अपन इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं एक, और मैं बात करना चाहूंगा बहुत ही फेमस रिएक्शन की। एंड दिस रिएक्शन इज एक्चुअली ऑफ द मेटल विच इज मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और इसको, ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कॉपर वाला कराया, ये क्वेश्चन आपका है KVP बाय 2017 का है, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, 5 नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस मैं आपके वही ले रहा हूँ जो रिसेंट आ चुके हैं, ताकि आपको जल्दी से एक प्रीव्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इन अल्कलाइन मीडियम द रिएक्शन of hydrogen peroxide with potassium permanganate, redox से रिलेटेड है। 11th क्लास में redox का चैप्टर है ना, और 12th क्लास में डी ब्लॉक का चैप्टर है। दोनों का ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। In alkaline medium the reaction of hydrogen peroxide जो कि है H2O2, विद पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 अपन जानते ही हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखा है आप लोगों ने KMnO4? कौन से कलर का होता है मेरे को बताएं। पर्पल। हाँ, पर्पल कलर का होता है, इंटेंस पर्पल कलर का होता है। और रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, इसका अपन को मालूम भी पड़ जाता है जल्दी से। कैसे मालूम पड़ता है कि पर्पल कलर चला जाता है ना। लेकिन वो पर्पल कलर किस में बदलता है, क्या वो कलरलेस हो जाता है या कुछ और कलर बन जाता है, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो मीडियम है दैट इज योर एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एमिनेस, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो पोटेशियम पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड in which oxidation state of Mn, आपको ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। यस, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जो प्रोडक्ट बना है। KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा कि आप जानते हैं कि खुद रिड्यूस हो जाता है रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, कौन बताएगा मेरे को। बहुत ही आसान है। याशिका, मानसी, सूरत,
नम्रा, नोमा, जल्दी से बताओ कौन बता रहा है? सक्षम, ऋषिक। आता है तो बताओ, डू शेयर इट विद मी। ठीक है, नो मैटर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताएं। 11th का भी क्वेश्चन है, 12th का भी क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि 11th में आपका रेडॉक्स का चैप्टर है, उसमें ये अपन रेडॉक्स टाइट्रेशन तो पढ़ते ही हैं, और 12th में डी ब्लॉक के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के कंपाउंड्स हैं बहुत सारे। ठीक है। हाँ, क्या आंसर होगा, कौन बता रहा है मेरे को? हाँ, तो इसमें आपका आंसर होगा एनीवन, +4। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, कोई भी सवाल आएगा आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट इंटेंस पिंक कलर का होता है, ये अपन ने सोल्यूशन आपने स्कूल में देखा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर होता है ना। लेकिन कलर पे ना जाएं, बहुत ही पॉइजनस कंपाउंड है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट दिखने में बहुत अच्छा लगता है ना। कलर बहुत ही डार्क कलर होता है। अब ये जो है आपका रिएक्शन करता है, ठीक है, और रिएक्शन करके कोई इसको इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे इस क्वेश्चन में इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये रिड्यूस होके 5 इलेक्ट्रॉन लेकर ये Mn+2 में भी आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जल्दी से बताएं मेरे को। ऋषिक, सक्षम, नम्रा, नोमा, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn का? सूरत, मानसी, यस, कम ऑन गाइस, क्विकली जल्दी बताओ, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn के MnO4 में? इट इज +7, यस, यहाँ पे +7 है ना। 5 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, -5 कर दो इसमें ऐड, है ना, तो इट विल बिकम +2। हाँ, तो ये कलरलेस होता है। स्कूल में आप ये खूब टाइट्रेशन करेंगे, जिसमें KMnO4 का ड्रॉप ऑक्सिलिक एसिड में गिरता है, वो कलरलेस हो जाता है ना। जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया, ठीक है। स्कूल्स काफी टाइम तक बंद थे लॉकडाउन के कारण, तो डू गेट अ, इफ यू गेट अ चांस, डू इट। सर हमारा फिनोप्थिलीन वाला हुआ था प्रैक्टिकल। हाँ, फिनोफ्थलीन वाला तो जरूर करना, ये वाला KMnO4 और ऑक्सिलिक एसिड वाला टाइट्रेशन जो है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में, है ना। तो प्रैक्टिकल से भी काफी चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, थोड़ा बदमाशी करने लग जाते हैं लैब में जाके, तो ठीक है, लेकिन वो एक बार एक्सपेरिमेंट हो जाए उसके बाद आप कर सकते हैं। अच्छा, ये होता है एसिडिक मीडियम में, H+ की मौजूदगी में Mn+2 बनता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा, अगर आप एल्कलाइन मीडियम लेते हैं, न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम लेते हैं रिडॉक्स के दौरान, न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम लेते हैं, ठीक है, तो आपका MnO2 बनता है। तो MnO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? O2, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे -2, तो 2 ऑक्सीजन पे -4, तो Mn पे +4। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए? +7 से +4 में आ गया, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? ठीक है, +3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, +7 में -3, तो +4 हो गया, है ना। MnO2 का कलर क्या होता है? ये डिजोल्व नहीं होता, Mn+2 तो डिजोल्व हो जाता है, इसलिए कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है वो। यहाँ पे MnO2 ब्राउन ब्लैक रेसिड्यू होता है जो नीचे सेटल हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th हो चाहे 12th हो, है ना, सभी के लिए। और एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपका मीडियम, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा एल्कलाइन है, बहुत ज्यादा एल्कलाइन का मतलब जैसे कि pH हो गया आपका 12 से ऊपर, तो दैट इज स्ट्रॉन्गली बेसिक, है ना। बहुत ज्यादा एल्कलाइन है तो ये K2MnO4 बन जाता है। देखिए, कई लोग तो देखते हैं ये तो KMnO4 ही है, बट बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट KMnO4, दिस इज K2MnO4, है ना। वो ऊपर वाला था पोटेशियम पर मैंगनेट, नीचे वाला है ये जो K2MnO4 है, ये है पोटेशियम मैंगनेट, है ना। यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है सर, और एक ग्रीन कलर का होता है। लेकिन ये कब बनता है ना, कब बनता है? जब बहुत ही ज्यादा एल्कलाइन मीडियम हो,
बहुत स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम, बाकी नॉर्मल एल्कलाइन मीडियम लिखा है तो मेक इट MnO2। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस इस पे घूम फिर के बार बार आते रहते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया तो ये इसने पूछा कि एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट के रिएक्शन के साथ जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उसमें Mn का ऑक्सीडेशन, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn? so that is going to be +4। समझ आया प्यारे बच्चों? +4 होगा क्योंकि न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में याद रखना है, +4 मिलता है। तो आई होप ये आप याद रखेंगे, 12th में है तो भी, 11th में है तो भी, हमेशा काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आपका इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन कराया ये 2015 का है KVPY, और अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ 2015 का ही दूसरा क्वेश्चन है ना। और देखिए, बताइए क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता कि MnO2 को अगर अपन फ्यूज करते हैं, फ्यूज का मतलब मेल्ट करते हैं ना, और हवा की मौजूदगी में, एयर की मौजूदगी में, व्हेन फ्यूज, फ्यूज मतलब पिघला दिया अपन ने। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर कर दो थोड़ा। हाँ ठीक है, अब आप ट्रिक लगाएंगे तो अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा, है ना। 2015 का ही है KVPY का, है ना। MnO2 को अपन ने एयर की मौजूदगी में, ये आई होप सबने देख लिया है ना। ठीक है, सो दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, कॉम्प्लेक्स बनाने का। दूसरा कॉपर का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन विद हाइड्रोजन। तीसरा KMnO4 का प्रोडक्ट्स अपॉन इट्स रिडक्शन विच डिपेंड्स अपॉन pH। ठीक है, और बैलेंसिंग में भी अपन उसी हिसाब से, मीडियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। अगला सवाल भी अपना मैंगनीज पर ही है कि MnO2 जो अपना डार्क ब्राउन रेसिड्यू होता है, इसको मैंने पिघला दिया, है ना, हीट किया हवा में विद KOH। पिघला हुआ KOH मतलब आप जानिए फ्यूज्ड KOH, मतलब इसका मतलब बहुत ज्यादा एल्कलाइन रहा होगा। अपन जो लैब में सोल्यूशन काम में लेते हैं ना, वो तो वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं KOH को। KOH NaOH एक्चुअली सॉलिड ऐसे पैलेट्स आते हैं वाइट ऐसे छोटे छोटे से, उसको अपन डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना लेते हैं, तो पानी में उसका असर थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे अपन ने पानी में नहीं मिलाया, ध्यान दीजिएगा वर्ड देखिए, फ्यूज्ड, फ्यूज मतलब मोल्टन, पिघला दिया उसको, है ना, तो केवल KOH ही है। और इसको हवा में ऑक्सीडाइज किया एंड ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, वो तो हो ही जाएगा खैर क्योंकि हाई टेम्परेचर है, एयर के कांटेक्ट में। ठीक है, दोनों सवाल, ऊपर वाला सवाल और ये वाला सवाल, दोनों लिंक्ड हैं, 2015 के सवाल हैं, और IIT में भी कई बार आ चुके हैं। ठीक है, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, गिव्स अ डार्क ग्रीन, ध्यान दीजिएगा, गिव्स अ डार्क ग्रीन कंपाउंड X। ये कंपाउंड डार्क ग्रीन कलर का कंपाउंड मिला X। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, इन एसिडिक सॉल्यूशन X undergoes disproportionation। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा मेरे को? अब्दुल्ला बताओ जरा। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, सुना है किसी ने? कौन बताएगा मेरे को? नोमा, याशिका, सूरज? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों। हाँ, एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड दो में चला जाता है, एक हायर और एक लोअर, कुछ हिस्सा ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, और कुछ रिड्यूस होकर नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। एक्स अंडर को डिस्प्रोपोर्शनेशन कि MnO2 KOH को रिएक्ट करते हैं तो ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है टू गिव एन इंटेंस कलर। सारे जाने पहचाने हैं आपके, है ना, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में सेट करना जरूरी है इनको।
to give an intense purple compound. Intense purple compound Y, इसका नाम Y है और साथ में MnO2 वापस से मिल जाता है। ठीक है, ये भी बड़ा फेमस सवाल है, बार 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 आता रहता है ना। तो X और Y क्या होंगे? X and Y respectively are तो पोटेशियम मैंगनेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, पोटेशियम मैंगनेट, डार्क ग्रीन कलर, स्पेलिंग गलत लिखती है मैंने, डार्क ग्रीन कलर। तो X जो होगा आपका दैट इज K2MnO4। मैंने क्या बताया था ऊपर आपको, है ना, कि या तो KMnO4 के रिडक्शन से कर लो आप, है ना, या MnO2 के ऑक्सीडेशन से। MnO2 के ऑक्सीडेशन से आपको ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलेगा, है ना। लेकिन ये स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम होना जरूरी है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने पिघला हुआ KOH ले लिया है और उसको हीट कर रहे हो, तो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम है। अब ये क्या कंपाउंड होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया pH 12 से ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा। अगर आप पानी मिला दोगे या एसिड मिला दोगे तो pH अपने आप गिरने लगेगा, इतना बेसिक नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो ये कंपाउंड भी नहीं रहेगा। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है, ये कंपाउंड भी इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, तो ये चला गया आपका KMnO4 में। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। ऊपर वाली +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि सॉल्युबल है KMnO4, तो इंटेंस पिंक कलर, पर्पल कलर आएगा, और साथ में बन जाता है आपका वापस से MnO2 जो कि आपका ब्राउन ब्लैक रेसिड्यू है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये तो हो गया आपका X और ये हो गया आपका Y। ठीक है, तो आई होप सभी के समझ में आ चुका है कि कितना इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इससे आपके MN के तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स होप। फिर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, डी ब्लॉक के आयन से रिलेटेड है, और कर ले थोड़ा सा आप जल्दी से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी राइट द क्वेश्चन। H2S गैस को अगर अपन पास करते हैं तो कौन से मेटल प्रेसिपिटेट होते हैं, इसके बारे में सोचिए आप। और जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर ये आप ढंग से जानते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2015 का ही क्वेश्चन है, व्हेन H2S, और बहुत ही फेमस है, यही नहीं क्योंकि बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है। H2S gas is passed through a hot acidic aqueous solution, through hot acidic, एक वर्ड में अंडरलाइन करना चाहूंगा, acidic aqueous solution containing, क्या क्या है इसमें aqueous solution में, एल्यूमिनियम आयन है, कॉपर आयन है, ठीक है, लेड के आयन से Pb2+। ठीक है, अगर आपने स्कूल में प्रैक्टिकल किया हो सॉल्ट एनालिसिस का तो आपको पता रहेगा, अगर आपने किया है। और अगर आप अभी नहीं कराया वो प्रैक्टिस। हाँ अभी नहीं कराया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में अभी ये वाला पार्ट हुआ नहीं है सिलेबस का। चलो कोई दिक्कत नहीं आप, और उसमें अपन थोड़ा बहुत इसको आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं ना, तो वहां से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर ये आयंस पार्ट में, मेरे चैप्टर में आता है। ये उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा, तो ओके सर। ठीक है। A precipitate is formed लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, उससे सब समझ में आ जाएगा। कंसिस्टिंग ऑफ,
तो H2S गैस पास की अपन ने एक सॉल्यूशन में जिसमें 4 मेटल के आयन है और कुछ का बन गया प्रेसिपिटेट, और वो प्रेसिपिटेट कौन कौन से मेटल आयंस हुए ये आपको बताना है। वो सल्फाइड बन के प्रेसिपिटेट हुए एक्चुअल में, तो ये बात है। एसिडिक सॉल्यूशन में H2S गैस पास की और सल्फाइड के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए, तो कौन से मेटल्स थे जो सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बन गए, ठीक है। 4 मेटल्स हैं, निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, एंड कौन कौन से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, COS एंड NiS। जरा बताएं मेरे को क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। नोमा, याशिका, सूरत, मानसी, नम्रा, और जो भी आप सोचते हैं, अब्दुल्ला, जैस, सक्षम, ऋषिक, जैसा सोचते हैं वैसा बताएं, ठीक है। गलत हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, इसमें होगा, देखो इसका आंसर है आपका डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो ग्रुप 2 होता है ना। ग्रुप 2 में उन मेटल को डाल दिया जाता है जो H2S से एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट होते हैं, है ना। ग्रुप 2 में ये वाले सारे मेटल्स आते हैं, ये याद रख लेना। एसिडिक मीडियम में H2S गैस के साथ हैवी मेटल्स हैं बेसिकली, ठीक है। लेड, मर्करी, बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम, ठीक है। इसमें ग्रुप 2A है, ये कॉपर फैमिली। ग्रुप 2B भी होता है, उसमें आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जो अपने सिलेबस में नहीं रहते, ठीक है। SN है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, वो भी सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं। और एक होता है ग्रुप 4, ठीक है, वो भी सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं, लेकिन ये जो सल्फाइड के प्रेसिपिटेट होते हैं आपके, ये बेसिक मीडियम में बनते हैं ना, इन बेसिक मीडियम। बेसिक सॉल्यूशन में H2S गैस पास किए जाने पर सल्फाइड के PPT बनेंगे। कोबाल्ट है, निकेल है, समझ आया, मैंगनीज है और जिंक, MnS और ZnS, ये सल्फाइड के प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये आपसे कॉमन क्वेश्चन कोई वाइवा में भी पूछ सकता है, और यहाँ पे भी आ सकते हैं, जेई में भी आ सकते हैं, नीट में भी आ सकते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ग्रुप 2 में, अच्छा ग्रुप 1 में वैसे सिल्वर भी होता है, Ag2S भी बनता है, लेकिन वो ग्रुप 1 का है ना। तो ये सब सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्योंकि क्यों बनते हैं, बाकी क्यों नहीं बनते, क्या रीजन, क्योंकि बाकियों के सल्फाइड इतने ज्यादा इनसॉल्युबल नहीं होते, दे आर सॉल्युबल, है ना, तो वो खुल जाते हैं, तो दे डू नॉट फॉर्म PPT। ये हैवी मेटल वाले जो सल्फाइड्स होते हैं ना, ये इनसॉल्युबल ज्यादा होते हैं, तो ये क्या होता है कि टूट नहीं पाते अपने आयंस में, इसलिए नीचे बैठ जाते हैं। और अपन को ये कैसे दिखते हैं, अपन को दिखते हैं PPT के तौर पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका बस इतना याद रख लो, ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो H2S गैस पास किया है एसिडिक सॉल्यूशन में, तो ये वाला ग्रुप से ग्रुप 2A की बात चल रही है। कॉपर, कैडमियम, लेड, मर्करी, बिस्मथ, है ना, क्लियर। तो यहाँ पर कौन है ग्रुप 2 का, ये है आपके, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप याद रखेंगे आप लोग, बस इतना सा याद रख लो। 11th में भी काम में आ जाएगा आपके, है ना, 12th में भी आ जाएगा, 11th में आपके लैब में काम में आ जाएगा, ठीक है। ये भी 2015 का ही सवाल है। आगे चलते हैं अपन, जल्दी से आगे अपन चलते हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे अपन को थोड़ा आइडिया लग जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्या होगी, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपने पास है, ठीक है। कहाँ पर है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अपना आएगा ग्रुप, अभी टर्म 2 में आएगा, है ना, क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन डी ब्लॉक का, पहले फिर करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हाँ, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने अभी फ्यूजन वाला किया था, है ना। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और रेडॉक्स से रिलेटेड है। लिख रहा हूं मैं, द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट, रिसेंट क्वेश्चन है 2017 का,
द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइड, क्रोमाइड क्या होता है, क्रोमाइड इसने दे दिया FeCr2O4, ठीक है, विद, ये भी वैसी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे जो बेस लिया गया ये लिया है सोडियम कार्बोनेट, ये भी स्ट्रॉन्ग, इसको पिघला दिया अपन ने, फ्यूजन कर दिया, और इसको और इस क्रोमाइट और होता है, ये बेसिकली क्रोमियम का और है, इससे क्रोमियम मिलता है, दोनों को मिला के हीट कर दिया, और हवा में जिससे ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है और हाई टेम्परेचर है ना, तो जिससे ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, और येलो सॉल्यूशन मिला, येलो solution is obtained ठीक है। अब इस येलो सॉल्यूशन को आपने H2SO4 के साथ ट्रीट किया, H2SO4 की खासियत होती है, आप ऑर्गेनिक में देखें चाहे इनऑर्गेनिक में देखें, है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 की खासियत होती है कि वाटर रिमूव कर लेता है ना, वाटर H2SO4 की बहुत ज्यादा अफिनिटी होती है वाटर के लिए। अगर कभी आपने H2SO4 के साथ काम किया हो तो आपको रियलाइज होगा, वाटर में जैसे ही जाता ऐड होता है वो, तो एकदम हीट रिलीज होती है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो a yellow solution is obtained upon adding water, upon treatment with H2SO4 concentrated, आपको एक ऑरेंज सॉल्यूशन मिला, we get ऑरेंज सॉल्यूशन, ठीक है, ऑरेंज सॉल्यूशन मिला अपन को। द येलो एंड ऑरेंज कलर्स रेस्पेक्टिवली आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, बताएं जल्दी से, बहुत ही फेमस है ये, स्कूल में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, और क्वेश्चंस में तो सब जगह आएगा ही, आपके बोर्ड्स में, रिडॉक्स में, सब जगह। द येलो एंड ऑरेंज कलर आर ड्यू टू, ऑप्शन ए, कुछ आइडिया आपको? कौन बताएगा मेरे को, जल्दी से बताओ जरा। सर ये नोवा, मालूम है, ऑरेंज वाला है और नहीं होता है। हाँ कौन सा है ये येलो कलर, कौन सा है? सर सोडियम क्रोमेट होगा, ए वाला। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ तो बस ऑरेंज भी आ जाना चाहिए फिर तो, है ना। देखिए क्या होगा कि ये एक्चुअली आयरन और क्रोमियम का मिक्स्ड और है, और जब आप इतने हाई टेम्परेचर पे मतलब पिघले हुए Na2CO3 के साथ इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो जाता है, और बेसिक मीडियम में क्रोमियम जो होता है वो क्रोमेट बन जाता है, क्रोमेट ये होता है ना। या इसको ऐसे लिखें, क्रोमियम का ऑक्सीजन के साथ एनायन CrO4 2-, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप जैसे ही H2SO4 लेंगे, तो आप ऐसे सोचें कि 2 क्रोमेट लिए आपने, साइड बाय साइड रखो, और दोनों क्रोमेट में से एक को हटा के दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं, और ये किसी वाटर हटाने वाले रिएजेंट के साथ ही हो सकता है जो H+ देके
OH और H हटा दे तो ये जो है आपका इस तरह से बन जाएगा, ये कहलाता है डाइक्रोमेट आयन, है ना, क्योंकि दो को नाम से ही पता पड़ रहा है और वाटर हटाने से बना है। अगर आप डाइल्यूट कर दोगे तो फिर से बेस डाल दोगे तो फिर से ये टूट के दो क्रोमेट बन जाएंगे, ठीक है। ये ऑरेंज कलर का होता है, तो बहुत ही फेमस कंपाउंड है, और ये येलो कलर का होता है, ठीक है। तो आपको स्कूल में जाएं, चाहे डी ब्लॉक पढ़ें 12th क्लास में, चाहे रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ें, अगर बेसिक मीडियम है तो येलो कलर रहेगा क्योंकि वो सिंगल क्रोमेट रहता है एज ए सिंगल स्पीसीज, ठीक है। और अगर आप एसिडिक मीडियम में जाएं तो वो दो से वाटर हटके वो जुड़ने लग जाते हैं, डाइक्रोमेट बन जाता है, और दैट डाइक्रोमेट इज ऑरेंज कलर, इंटेंस ऑरेंज कलर होता है। ये दो बड़े फेमस कंपाउंड है। लैब में आपको एक तो चमकता हुआ ऑरेंज कलर और चमकता हुआ पर्पल कलर दिखेगा, है ना, वो जो कि KMnO4 का, और ये ऑरेंज कलर जो है आपका, ठीक है, ये K2Cr2O7 का डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है, ठीक है। और क्रोमेट येलो होता है जो कि बेसिक मीडियम में होता है, बेसिक, ठीक है। और एसिडिक यहाँ कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ, बस सिर्फ वाटर का हटना और लगना है, ठीक है। तो आई होप ये याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है क्योंकि इतना कॉमन है ये, ठीक है, बार बार आता रहता है। तो सभी को मेरे को लगता है समझ में आ गया है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन का। और ये क्वेश्चन भी ज्यादा पुराना नहीं है, अभी आपका बहुत रिसेंट ही है। NiCO4, NiCO4 जो है निकल टेट्रा कार्बोनिल, ये क्या है? टेट्राहेड्रल, इसका ज्योमेट्री है, इसकी दो चीजें पूछी है, ज्योमेट्री पूछी है, ये शेप कैसा है इसका, और मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है। टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक है, या फिर ये स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर आप जानते ही हैं, चार लिगेंड 90 डिग्री पे होंगे आपस में, स्क्वायर प्लेनर, और डायमैग्नेटिक है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बीच में अंतर कौन बताएगा मेरे को, जल्दी से। पैरामैग्नेटिक होते हैं पैरामैग्नेटिक, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो पता कैसे लगता है अपन को कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? सर एक तो MOT से, MOT से मालूम पड़ता है, हाँ, एक्सपेरिमेंटली भी मालूम पड़ जाता है, एक्सपेरिमेंटली, और फिर वो मैग्नेटिक मोमेंट से अपन को पता लग जाएगा, है ना। एक्सपेरिमेंटली अपन एक ये देख लेते हैं कि ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, तो उससे मालूम पड़ जाता है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो पैरामैग्नेटिक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो उससे मैग्नेटिक मोमेंट से निकाला जा सकता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं एक्सपेरिमेंट करके, और उससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे अपन क्या है, मैग्नेटिक, और फिर उसको थ्योरी से कोरिलेट करते हैं कि देखिए थ्योरी में ऐसा हो रहा होगा, इस कारण से ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अपन को एक्सपेरिमेंट और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, अपन को खुद ही को थ्योरी से ही चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ना तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया है ना कुछ दिया है। ठीक है, साथ में आप इसका एक और चीज ऐड कर सकते हैं जो अपन निकाल लेंगे, है ना। 2014 का क्वेश्चन है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा निकल का। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, निकल के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मेरे सामने, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है। और निकल में भी NiCO4 के हैं काफी सारे, बताओ जल्दी से।
कौन बताएगा मेरे को? सक्षम, ऋषिक, अब्दुल्ला, नोमा, जल्दी बताओ। मानसी, टेट्राहेड्रल से होगा बट पैराडायक टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक लग रहा है। सर एक मिनट सर, पैराडाया का देख रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें एक प्रोसीजर होता है कि लिगेंड का यहाँ टोटल कोई चार्ज नहीं है, पहले तो ये देखें अपन, क्योंकि कोई चार्ज होता तो लिखा रहता +2 माइनस ऊपर, और टोटल चार्ज और लिगेंड के चार्ज को देखते हुए सेंट्रल एटम पे क्या चार्ज होगा वो देख के थोड़ा पहले पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से अपन सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं, कितने निकालने हैं, वो एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि अपन देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है ये लिगेंड, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो कोई चार्ज नहीं है। पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो निकल पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। निकल का जो चार्ज है 0 है ना, या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडॉक्स में काम में आता है निकालने में। और अगर ऐसा है तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना जरूर पड़ेगा पहले तो, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, निकल का एटॉमिक नंबर है 28। तो अंदर वाले शेल को तो मैं लिख रहा हूँ आर्गन, इनर शेल जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लिखता हूँ। ठीक है, 3d8 और 4s2, समझ आया? यस सर। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, ये जो कार्बोनिल होता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, आपने चाहे एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे ही भरे हो, पहले 4s में फिर 3d में, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त सबको एक साथ पैक कर दो, है ना। और ये CO जो है अपन ने अगर आपने पढ़ा हो तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, सबको पुश करके अंदर भेज देगा, है ना। जैसे आपकी क्लास में कोई आ गया, मतलब पहलवान बच्चा, और सबको अंदर भेजना है, तो सबको पुश करके उसने बोला कि चलो अंदर क्लास लग रही है, अपन भी बैठते हैं, सब बैठते हैं, है ना। ठीक है, तो बिल्कुल वैसी की वैसी बात है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, है ना, CO हो गया, CN हो गया, NO2 हो गए, ये सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। ये क्या करते हैं, अपने मेटल के इलेक्ट्रॉन अगर गुंजाइश है पेयरिंग की तो उनको अंदर भेज देता है, अगर कुछ खाली पड़ा है तो यहाँ पे खाली है क्योंकि D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैं इसको क्या करूंगा, अंदर भेज दूंगा। ठीक है, तो ये जो हो गया निकल, जो अब रह गया ऐसा हो गया। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, हमेशा मत लिख देना, ऐसे गलत हो जाएगा। हमेशा निकल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो निकल है, जो CO ने स्ट्रॉन्ग लिगेंड के करके उसको निकल को सबको इलेक्ट्रॉन को पैक कर दिया अंदर, तो अंदर आर्गन तो पूरा पैक था ही। यहाँ पे लिख दो 3d10 सॉरी 3d10 और 4s के इलेक्ट्रॉन, और 4s मेरे को खाली मिल गया क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए। ठीक है, अब 4s खाली मिल गया, 4p भी खाली है, उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अपने पास। खैर, अपन को 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने, तो 4 खाली ऑर्बिटल निकल सेंट्रल एटम है वही प्रोवाइड करेगा। तो वो खाली ऑर्बिटल कौन से प्रोवाइड करेगा, S और P ही खाली बचते हैं, तो ये S और P वाले करेगा। इनको पहले हाइब्रिडाइज करते हैं अपन, जिससे निकल में ये हाइब्रिडाइज होके 4 sp3 हाइब्रिडाइज, है ना, हाइब्रिडाइजेशन का नाम sp3 होगा, है ना। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि एक S और 3 P ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स में, दे आर एम्प्टी, और फिर यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, CO अपने लोन पेयर दे देगा इनको, है ना। ये इलेक्ट्रॉन CO के हैं, ठीक है, तो CO ने डोनेट किए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, है ना। इसलिए अपन इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्योंकि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के उलट यहाँ पे एक ही स्पीशीज ने दिए, CO ही नहीं दिए दोनों इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, तो ये ऐसे 4 CO है। समझ में आया? कोई डाउट इसमें मेरे साथ जरूर शेयर करें, आपको कोई नई बात ध्यान में आ रही है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कहीं पर भी इसमें चाहे आप CO के लिगेंड से निकल के इलेक्ट्रॉन देख लें या इस कार्बन मोनोऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन देख लें जो निकल में आ गए, निकल के साथ कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, ये पूरी तरह से पैक्ड है ना। तो अपन इसको कहेंगे, एक तो टेट्राहेड्रल हो गया क्योंकि sp3 है, और ये आपका हो गया डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक मोमेंट नापा जाता है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन बताता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2। ठीक है, वो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 0, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही 0 है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है इसमें? आपको कुछ बात शेयर करनी है, कुछ ऐड करनी है, कुछ सब्ट्रैक्ट करनी है तो जरूर बताएं मेरे को। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात है आपका, इट इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कहाँ काम आता है, कोई बता सकता है मेरे को? जल्दी बताएं। पता है किसने पढ़ा था ये पहले, मेरे को जरा बताओ। याशिका, सूरज 11 में तो नहीं पढ़ा होगा ये, है ना? मानसी, नोमा, अब्दुल्ला, बताओ। ऋषिक, सक्षम, ध्यान रखना इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है और निकल का ही है, क्योंकि अपन निकल कर चुके हैं, तो आपको, मेरे को लग रहा है कि जल्दी से आप समझ लेंगे निकल की बात को। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे मेरे सामने जो क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स के, KVPY के, उसमें निकल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, यस सर। अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज दैट इज बोथ टेट्राहेड्रल भी है, डायमैग्नेटिक भी है। अब इसमें 4 निकल के कॉम्प्लेक्स लिखें, एक NiCO4 है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, among the following species that is both tetrahedral and diamagnetic is, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, both tetrahedral and diamagnetic। ठीक है, और ये निकल के जो क्वेश्चन है ये सिर्फ यहीं KVPY में नहीं, आपको 12th में भी खूब सारे मिलेंगे, IIT में भी खूब सारे मिलेंगे, पास पेपर्स उठा के देख लो। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन है, अप्रोच इनका एक जैसा है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपन को कुछ बातों का। तो इससे आपको सारी बॉन्डिंग समझ में आ जाएगी। आंसर तो कह रही है आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कर चुके हैं अपन, लेकिन कुछ बातें जरूर आपके टेंशन देंगी आपको कि बाकियों का क्या करना है। ठीक है, बाकी सबका क्या करें। देखो आंसर तो ये है ही, है ना, दिस इज द आंसर, क्योंकि अभी अभी अपन ने ऊपर देखा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी का क्या करना है, तो देखिए टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक में इसको तो हटा ही दो सबसे पहले, तो ये तो नहीं हो सकता। कैसे पता लगा मैंने? क्योंकि ये तो 6 जने हैं, इस पे 6 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, और जब 6 जने जुड़े होते हैं तो वो टेट्राहेड्रल नहीं होता, वो ऑक्टाहेड्रल होता है। समझ आया? इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। 4 जने हैं तो वही 4 जने आपके या तो ऐसे रह सकते हैं, 4 जने। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है। ठीक है, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मिलती है अपन। हाँ, अगर कुछ स्पेशल कंडीशन में आपको 4 जनों में ये वाली ज्योमेट्री भी मिलती है, ये है स्क्वायर प्लेनर।
स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और ये इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, अगर एक डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और एक एस और दो पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो डी एक्स टू डैश वाई टू होता है और पी एक्स और पी वाई होते हैं, तभी तो वो रिजल्टिंग, क्योंकि जैसे ऑर्बिटल आपके मिक्स होंगे वैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल भी दिखने वाले हैं ना, क्योंकि जब डी ऑर्बिटल ले रहे हो आप वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग वाला लो, तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल भी एक्स एक्सिस 4 लोग आते हैं, प्लेन में आते हैं, 90 डिग्री पे आते हैं, तो होता है। समझ आया? तो 4 जाने वाले, एक तो इसको तो अपन देख ही चुके हैं ये कैसे आया। इनमें और इनमें थोड़ा सा एक और देखना पड़ेगा, दैट विल कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ निकेल। ठीक है, यहाँ पे निकेल सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि चार्ज देखें, टोटल चार्ज कितना है ना, लिगेंड का चार्ज कितना है, लिगेंड जो निकेल से जुड़ा हुआ है, और उस हिसाब से निकेल का चार्ज पता लगाएं। तो यहाँ पे निकेल +2 सबसे फेमस होता है, एक तो ये ध्यान रखना है आपको। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में +2 बहुत ज्यादा देखने को मिलता है आपको, ये भी +2 है देखिए, हालांकि इसको तो अपन ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, तो फिर ये भी निकेल +2 है, ये भी निकेल +2 है। सबसे पहले निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन जानते हैं, अभी अभी लिखा अपन ने, आर्गन अंदर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आर्गन जैसा है, और बाहर वाला 3d8 और 4s2। 4s पहले बढ़ता है फिर 3d बाद में बढ़ता है, लेकिन 4s आउटर शेल है, 3d अंदर वाला शेल है। 3d की एनर्जी ज्यादा है तो इसलिए उसको बाद में भरा, 4s को पहले भरा। n+l के रूल के हिसाब से निकेल जो है आपका, निकेल +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको हटाने पड़ेंगे, भले कैसे भी गए 2 इलेक्ट्रॉन आप बाहर से हटाएंगे, आर्गन और 3d8। अब अपन को इस पे वर्क करना है ना। 3d8 कैसा होता है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ, आर्गन, ठीक है, और 3d के बॉक्सेस बना के लिख देता हूँ ताकि थोड़ा पिक्चर अपन को क्लियर रहे। ये 3d8 है ना। अब देखिए बस इतनी सी बात है कि ये जो निकेल +2 है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे कि Cn माइनस CO है ना, NO2 माइनस NH3, ठीक है, तो वो इसको क्या करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश कर देंगे कि पेयर हो जाओ जल्दी से। तो आपके पास ये आ गया आर्गन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की मौजूदगी में यही निकेल अब ऐसा दिखने लगेगा आपको। नॉर्मली तो ऐसा हो नहीं रहा है ना, क्लियर? क्योंकि अपन कौन सा रूल वायलेट कर रहे हैं ऐसे करने पे, n+l रूल, होम्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कौन सा रूल वायलेट कर रहे हैं बताएं जरा। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी तो डिवाइस करना है अपन। हाँ बताओ जल्दी से। हाँ कौन बताएगा मेरे को। और वीक लिगेंड की मौजूदगी में क्या होगा, वीक लिगेंड, ठीक है, वीक लिगेंड बोलेगा जैसा निकल है वैसा ही रहे, है ना। तो वीक लिगेंड की प्रेजेंस है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है, समझ आ गया। ये अंतर है। वीक लिगेंड कौन से होंगे, वाटर होगा, ठीक है, आपका Cl- होगा, ये सब वीक लिगेंड्स हैं। तो इतना ध्यान रखना है आपको बस, इससे फिर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं आपके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होंगे आपके, दे विल फोर्स द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू पेयर अप। और यहाँ पे आप फिर इस डी ऑर्बिटल को काम में ले सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन कराने में, जिसमें CO के या लिगेंड के इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको, है ना। तो यहाँ पे फिर 4s भी खाली होगा और 4p भी खाली होगा। और अगर आपको 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए तो एक तो आप D के रखेंगे, ठीक है, S के रखेंगे, P के रखेंगे, है ना, P के 2 ले लो आप, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ DsP2, मैंने आपको बताया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन अगर आ जाता है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड निकेल +2
जैसे CN और NO2 के साथ कोऑर्डिनेट अगर 4 ग्रुप जुड़े हैं तो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। और डायमैग्नेटिक भी होगा। ये बातें अपन जो कर रहे हैं सिर्फ हवा में नहीं कर रहे, वी कैन चेक देम, है ना। कैसे चेक करेंगे अपन इसको मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करके एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है मैं सारे ही लिख देता हूँ ताकि आपको ये, जबकि ऐसा होगा ये तो यहाँ पे तो डी ऑर्बिटल खाली हो नहीं पाए क्योंकि Cl माइनस वीक लिगेंड है, डी ऑर्बिटल ऐसे अनटच्ड है, ठीक है। तो ये आपका होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल। क्या आपको समझ में आया? यस सर। टेट्राहेड्रल। और ये होगा आपका DsP2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर। ये बहुत कॉमन है, आपके हमेशा ही काम में आएगा, ठीक है। ये तो अपन कर ही चुके हैं। ये तो खैर 6 जने हैं तो 6 जनों में तो ये sp3d2 होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाँ तो आंसर अपना ये था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन जो है अपना, सर आप एक बार वो और समझा दो कि हम पैरा और डायामैग्नेटिक का कैसे निकालते हैं। हाँ देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। मैं सीरीज लिख देता हूँ लिगेंड की। सबसे पहले तो चार्ज देखो, लिगेंड का चार्ज देखो, मेटल का चार्ज देखो, मेटल के चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन हटा दो कैटायन बना के, है ना। उन्हें उसके कैटायन में जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक साथ करना है या ऐसे ही रहने देना है ना। अगर ऐसे ही रहने दोगे, जैसे यहाँ पे तो ऐसे ही रहे Cl माइनस में, तो फिर तुमने अगले वाले S और P काम में लिए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में लिख देता हूँ कौन कौन से हैं, IBr, ठीक है। इसको ध्यान रख लो, अपने 12th में भी काम में आ ही जाएंगे ये, है ना। यस। Cl, ये एसिटेट है CH3COO माइनस, ऑक्सलेट C2O4 माइनस वाटर, ठीक है। NCS NH3 NCS थायोसाइनेट होता है, ठीक है। आप इसको लिख के अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो, आगे भी काम में आएगा। NH3 है, pyridine है PyEN इथाइलिन डायमीन, और भी हैं बीच में NO2, आप तो ये लिख लो CN और CO। इसमें NH3 और उसके आगे वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, ठीक है, बाकी वीक लिगेंड्स हैं। समझ आ गया? यस सर। क्लियर, इसको ध्यान रखना। तो ये अगर गुंजाइश रहती है मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर देंगे अंदर से और पेयर कर देंगे, है ना। पेयर कर पुश कर देंगे, इसका ये मतलब भी मत निकालना कि आप एक एक ऑर्बिटल में 3-3 इलेक्ट्रॉन भर दो, है ना। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर दो, ऐसे मत करना। जैसे जिंक में स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि जिंक तो पूरा भरा हुआ है, D10 है। अब D10 में क्या तुम पेयर करोगे, सब पैक है पूरा, है ना। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पे अपन को गुंजाइश है कि वी कैन देयर आर सम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द D सबशेल एंड वी कैन पेयर देम अप, ठीक है, बाय पुशिंग देम इनसाइड, एंड इफ द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग then the ligand is going to push them inside and we will have some, as a result we will have some empty orbitals available from the D and that we will use that to hybridize, ठीक है। अब आगे चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपके काफी सारे क्वेश्चन जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये आपके आइसोमेरिज्म पे भी आए हुए हैं, है ना। आइसोमेर्स जो है अपन 11th में ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तरह तरह के आइसोमर पढ़ते हैं अपन, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल, ऑर्गेनिक में भी अपन खूब सारे सवाल करने वाले हैं, चिंता मत करो, ठीक है। और ये आइसोमेरिज्म अपने इनऑर्गेनिक में भी आ जाते हैं ना, और ये जो इनऑर्गेनिक में आ रहे हैं अपने आइसोमेरिज्म, एक रिसेंट सवाल में आपको बता दूं, है ना, जो आइसोमर्स का आया है,
ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन का ही बताने जा रहा हूँ मैं आपको। अभी रिसेंटली क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आपके सामने। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल मतलब समझ आ रहा है, कोबाल्ट का एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला है सल्फेट क्लोराइड, ऐसे लिखे हुए हैं सॉल्ट के तौर पे .5NH3। मतलब कोबाल्ट से टोटल 6 जने जुड़े हुए हैं। ये दो आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक को एक एक्स है, एक दूसरा वाई है। एक्स एजी, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है और वैसे आपको कई जगह पे काम में आ जाएगा। एक्स जो है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा समय बचाने के लिए। आइसोमर एक्स जो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके वाइट पीपीटी देता है। और ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन से नहीं, पूरी ऑर्गेनिक सब जगह जनरल सवाल है, तो आना चाहिए, है ना। लेकिन जो आपका एक्स है वो बेरियम क्लोराइड BaCl2 से रिएक्ट नहीं करता, कोई पीपीटी नहीं देता, ठीक है। और आइसोमर Y जो है वो बेरियम क्लोराइड के साथ पीपीटी देता है और AgNO3 के साथ कोई पीपीटी नहीं देता। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। तो X और Y कौन कौन से हैं, जल्दी से बता दो मेरे को। हम्म, एक बहुत जनरल बात है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट पीपीटी का मिलना किसकी पहचान है, कौन सा टेस्ट है, ये जल्दी से बताओ। सर ये इसका फोटोग्राफी में यूज होता है ना, किसमें? फोटोग्राफी में वो लाइट से। नहीं, वो अलग है, वो भी सिल्वर क्लोराइड है ना, वो अलग है, यहाँ पे अलग है। ये तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब जगह काम में आएगा। देखो क्लोराइड जो होता है ना, Cl, AgNO3 के साथ Ag+ के साथ AgCl का व्हाइट पीपीटी मिलता है। ये पूरी दुनिया में क्लोराइड का सबसे कॉमन टेस्ट है ना, ध्यान रखना है इसको। AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी मिल गया, बार 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 आता रहता है, बहुत ही कॉमन है, मतलब क्लोराइड है ना। जैसे टैप वाटर में क्लोराइड है कि नहीं है, AgNO3 डाल दो व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, क्लोराइड है, ठीक है। और क्योंकि क्लोराइड बहुत ही कॉमन आयन है, बहुत ज्यादा, है ना, अपने सॉल्ट एनालिसिस में भी काम में आता है, बहुत ही कॉमन, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ज्यादा कॉमनली मिलने वाला है। दूसरी बात, दूसरा एक कॉमन आयन है सल्फेट आयन, है ना, ये भी बहुत फेमस एनायन है, कई सॉल्ट्स में मौजूद रहता है, ये सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि बेरियम क्लोराइड डालने पर, BaCl2 डालने पर ये BaSO4 का व्हाइट पीपीटी देता है। ये दोनों याद रखना, ये जरूरी नहीं कि इसी बात से लिंक्ड है, ये तो आपके 11-12 सब जगह लिंक्ड है ना, बस इतनी सी बात है। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन अपन करना शुरू कर सकते हैं ना। ये सिंपल सा टेस्ट है। सल्फेट का टेस्ट क्या है, और ये बहुत ही इंसॉल्युबल होता है बेरियम सल्फेट। थोड़ा सा भी सल्फेट हुआ ना, मान लो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में, तो भी पकड़ लेता है ये बिल्कुल, मतलब उसको पीपीटी बन जाएगा बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो बहुत ही आपका मतलब कॉमन टेस्ट है, बेरियम क्लोराइड के साथ पीपीटी मिलना सल्फेट की पहचान है, और AgNO3 के साथ पीपीटी मिलना क्लोराइड की पहचान है ना। अब वो फॉर्मूले में तो है, फॉर्मूले में तो सल्फेट भी है क्लोराइड भी है भाई, तो दोनों का टेस्ट देना चाहिए, है ना।
लेकिन बच्चों दिख रहा है अपन को कि x एक जने का टेस्ट दे रहा है और y वो उसका टेस्ट नहीं दे रहा है। x में क्लोराइड जरूर निकल रहा होगा, x क्लोराइड छोड़ रहा होगा, और इसी कारण से x है ना AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी दे रहा है, लेकिन सल्फेट नहीं दे रहा होगा x, है ना। तो क्यों नहीं दे रहा होगा? एक्चुअली जब पानी में जाते हैं तो जो आयंस होते हैं वो आयंस टूट के अलग हो जाते हैं, लेकिन पानी के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटते हैं ना मोस्टली, और इस कारण से सारे के सारे आयंस जो फॉर्मूले में है वो जरूरी नहीं है कि सबके सब आपको बाहर निकलते हुए दिखे। जो आयनिक इंटरेक्शन रखते हैं वो हो सकता है पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाए, जबकि जो कोवेलेंट इंटरेक्शन रखते हैं वो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है, इसी बात को अपन सोचते हुए आगे चलते हैं। एक और बात अपन को बताई गई है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, मैंने लिखा नहीं है, मैंने आपको बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, मतलब 6 जने इससे जुड़े हुए हैं कोवेलेंटली कोबाल्ट से। तो 6 जने जुड़े हुए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, कोबाल्ट है 5 तो NH3 देख ही रहा हूँ, 5 NH3 जोड़ देता हूँ इससे। ठीक है, डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से, और एक सल्फेट जोड़ देता हूँ, ऐसा करता हूँ, सल्फेट अपना लोन पेयर दे देगा इसको, और ये सभी कोबाल्ट से कोवेलेंट लिंकेज से जुड़ जाएंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे। और फिर अगर ऐसा होगा तो इस पे चार्ज कितना हुआ, इस पे कोबाल्ट पे +3 है ना, सल्फेट पे -2 होता है, तो +3 और -2, NH3 भी तो कोई चार्ज है नहीं, तो +3 -2 कितना चार्ज हुआ, ये चार्ज हुआ +1 है ना, और +1 और Cl- ये बैलेंस हो गया। लेकिन एक बात आप यहाँ नोटिस करेंगे, जो Cl- है ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखा है, इसका ये मतलब है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जो भी चीजें लिखते हैं वो मेटल से कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर डाल दिया, प्लस और माइनस लगा के डाला, तो जाहिर सी बात है आयनिक इंटरेक्शन। जैसे NaCl में होता है Na+ और Cl-, और पानी में डालते ही ये क्या हो जाएगा, अपने अपने रास्ते ओलेंगे, प्लस अलग माइनस अलग। Cl अलग होते ही अपन उसका पता लगा लेंगे, AgNO3 डालते ही क्या होगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका कंपाउंड X है उसका फॉर्मूला तो अपन को डिसाइफर कर लिया अपन ने, एंड दैट इज नथिंग बट कोबाल्ट, और ये 5 NH3 आ गए, NH3 5 सल्फेट आ गया, ठीक है, और Cl को बाहर रखना आयनिक बॉन्ड के साथ, ठीक है, ये X है। तो फिर Y क्या है, Y में Cl नहीं निकल रहा है, इस बात की जानकारी क्वेश्चन में ये बोल के दी गई है कि AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी नहीं मिल रहा, मतलब Cl अंदर का अंदर ही रहा होगा। क्या रीजन है कि Cl ना निकला हो? मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि Cl नहीं निकलने का जो कारण है वो ये है कि वो कोवेलेंटली लिंक्ड होगा, है ना। तो मैं आपको एक फॉर्मूला ऐसे बता देता हूँ, कोबाल्ट Cl, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका मतलब 6 जने ही रखने हैं आपको, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब 6 से ज्यादा तो आप कनेक्ट करोगे नहीं, है ना। NH3 लिया आपने, NH3 5 कनेक्ट किए, ठीक है, और सल्फेट को बाहर रख दिया, सल्फेट को बाहर रख दिया, तो वही हुआ, देखो कोबाल्ट +3 है, बैलेंसिंग भी चेक कर लो, -1 है तो +2, और +2 और -2 बैलेंस हो गए, है ना। तो यहाँ पर Cl नहीं निकलने वाला है इसमें पानी में जाने पे, क्योंकि पानी में जाने पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आयनिक बॉन्ड इंटरेक्शन टूटेंगे जैसे ही पानी में जाएगा, ये सल्फेट फ्री हो जाएगा, क्योंकि आयनिक इंटरेक्शन से जुड़ा है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है, सल्फेट फ्री होते ही अपने पकड़ में आ जाएगा। कैसे पकड़ में आएगा, बेरियम क्लोराइड डाल दो तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। ये बात आपको बार 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 आती रहेगी, ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फेट की और क्लोराइड की बहुत ही छोटी सी बात है ना, अभी थोड़े टाइम बाद तो आपको बहुत ही कॉमन बात लगेगी ये, है ना, लेकिन बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब ये जो है आपके किस तरह के आइसोमर्स हुए, ये दोनों किस तरह के आइसोमर्स हैं, जिनका फॉर्मूला तो सेम है ना, फॉर्मूला सेम है, लेकिन
वाटर में जाने के बाद अलग अलग तरह के आयंस दे रहे हैं, और रीजन उसका ये है कि कुछ तो आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, किसी में कुछ आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, जबकि ओवरऑल फॉर्मूला है सेम। तो आयनाइज होके अलग अलग आयंस दे रहे हैं, तो नाम भी वही है। ये कौन से आइसोमर्स है? आयनाइजेशन आइसोमर्स। समझ में आया कि नहीं आया सबके? कोई डाउट इसमें? जल्दी से मेरे को बता दो। No. हाँ बच्चों, ओके वेरी गुड, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। आगे जो है आपका यही क्वेश्चन, ये आइसोमर्स का पहला क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है, ये शायद 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन आगे। हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा। अभी अभी कर चुके हैं आधा क्वेश्चन, तो NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन और क्रोमियम 6 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, +2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अभी मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालना। और 11th में भी करके आए हैं आप लोग। यहाँ पे sp3d2, क्या आंसर होगा इसका? एक तो वैसे भी चेक कर सकते हैं अपन कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं। जैसे 4 ग्रुप्स अगर हैं तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, sp3 हो सकता है। और अगर 6 ग्रुप्स लगे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन 6 एटॉमिक ऑर्बिटल काम में आएंगे। या तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 है ना, जिसमें भी 6 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 तो D, एक S और एक P, या फिर sp3d2, ये हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मेरे को? दोनों में छह ग्रुप्स के लिए ये 2 हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं, और 4 ग्रुप्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं अपन। ये कौन बताएगा मेरे को, जल्दी से बताओ क्या अंतर है दोनों में, D2sp3 और sp3d2 में? सक्षम, ऋषिक, नोमा, मानसी, सूरत, याशिका। सर इनमें वो स्ट्रॉन्ग वो है। हाँ हाँ। दूसरी चीज ये है कि अगर अंदर वाले जैसे मान लीजिए D ऑर्बिटल है ना, तो 3D ऑर्बिटल भी होते हैं, और 4s है, 4p होता है, और 4d होता है। मान लो वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड D को खाली नहीं करा पाए, है ना, वो D के और इलेक्ट्रॉन को, तो D तो ऐसे ही रहने दो आप। फिर 6 ऑर्बिटल अगर बॉन्ड बनाने हैं तो ये 3, ये 2, ये काम में लो, बाहर वाले D ऑर्बिटल काम में लो। तो ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, और D ऑर्बिटल को अपन बाहर की ओर लिखते हैं, अंत में लिखते हैं, क्योंकि बाहर वाले 4D ऑर्बिटल काम में लिए हैं अपन ने। ये तब होता है या तो आपके D ऑर्बिटल अवेलेबल ही ना हो अंदर के, जैसे D10 में, या अवेलेबल तो हो मगर वीक लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन उनके अंदर ना जा पाए, तब होगा ये। समझ में आ रहा है? तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है।
अगर मान लो किसी कारण से स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गए और उन्होंने इन डी के इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी है कि दे कैन बी पेयर्ड, तो उन्होंने पेयर कर दिया, तो डी के इलेक्ट्रॉन खाली, 2 डी ऑर्बिटल खाली कर दो। अगर हो जाए तो 6 जने आप फिर ये 2 डी ऑर्बिटल भी काम में लो बॉन्ड बनाने में, 4s भी लो, 3 4p भी लो, तो D2sp3 ये अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स की मदद से बॉन्डिंग बनाई गई है। इनको अपन कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और sp3d2 को कहते हैं अपन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसलिए डी पहले और डी बाद में लिखते हैं कि अंदर वाले डी काम में आए या बाहर वाले, है ना। तो ये तो अपन देख ही चुके थे NiCO4, तो sp3 है। खैर, तो इसमें से 2 A और C ऑप्शन आता है। अब इसका क्या करें अपन? क्रोमियम है, तो सबसे पहले तो चार्ज देखिए और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, फिर चार्ज के हिसाब से उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाइए। तो क्रोमियम जो है आपका, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप सभी को याद होगा कि जिसमें 4s2 की जगह 4s1 कर देते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकली फिर डी सबशेल बहुत स्टेबल होता है एक्सचेंज एनर्जी के कारण। ठीक है, क्रोमियम जो है आप इसको ऐसा करो कि +2 कर दो। +2 क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम +2 में ही है अपने क्वेश्चन में। +2 करते ही 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर से हटाना शुरू करना। क्या बना? 3d4। समझ आया? क्लियर? ठीक है, दिस इज क्रोमियम प्लस, सॉरी दिस इज आई थिंक +3। हाँ यस सर। ठीक है, ये +3 है सॉरी। हाँ, तो 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो अगर +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन हटाए आपने। कौन से? एक तो ये गया, 2 इधर से गए, तो 3d3 बचा। हाँ ठीक है, तो 3d3 कैसा होगा लिख लो। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है, जो कि आर्गन जैसे होंगे, दे हैव नो रोल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो हमेशा खाली रहेंगे, फिर 4s खाली है ना, खाली हो गया था आयन बनते टाइम। 3d खाली है, 4p भी खाली है ना। अब आपको 6 एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। किससे? वाटर के लोन पेयर। 6 लोन पेयर ऑफ द वाटर ऑक्सीजन विल ओवरलैप विद द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ क्रोमियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसा हो जाएगा, आपके 2 डी ऑर्बिटल तो आपके अंदर पहले से ही खाली पड़े हैं ना। ये 4p है, 4d तो इसके बाद आता है। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? D2sp3। समझ आया? इनर डी ऑर्बिटल बना। अगर डी ऑर्बिटल खाली है तो V के साथ भी इनर बन सकता है, अगर इफ देयर आर डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो अपना जो आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया सभी के? सर ए और सी सेम नहीं होगा? ये सॉरी sp3d2 है ये। 2 ऑप्शन। ठीक है, तो कोई सोचेगा वीक लिगेंड है इसलिए बाहर से बना दो, अंदर पेयर मत करो। ऐसे भी होता है कई बार, इसलिए सब लोग ये टिक करके आ जाते हैं, है ना। लेकिन ये देखो कि वीक लिगेंड है, लेकिन फिर भी क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं, और स्टिल वी आर, मतलब इवन इफ यू डोंट पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 2 d ऑर्बिटल्स एम्प्टी अवेलेबल विद ऑलरेडी अवेलेबल ड्यू टू इनसफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बस उनको आप काम में लो बॉन्ड बनाने में, क्योंकि अंदर के खाली डी ऑर्बिटल छोड़ के बाहर वाले बनाने में से तो स्टेबल बनेगा नहीं मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना D2sp3। समझ में आया सभी के? आई होप क्लियर है बिल्कुल बॉन्डिंग का पार्ट, किस तरह से अपन को बॉन्डिंग करनी है। यस सर। ओके, वेरी गुड। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो भी मैं अभी रिसेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन कराना चाहूंगा आपको। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है।
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होता है, क्या आप कौन कैसे बताएंगे? आपने कोई 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ा है या पढ़ोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी? मेरे को एक वर्ड में बता सकते हो? सर एक लाइट होती है जो पास में रखते हैं वो रोटेट होती है। हाँ, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है जो लाइट को रोटेट कर देता है, जो अनसिमेट्रिकल होता है? ये देखना है आपको, है ना। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा यहाँ पर, है ना। अब इसने जो एग्जाम्पल दे रखा है ऑप्शन ये अभी 2016 का क्वेश्चन है। COCl6 इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको और उससे पता लग जाएगा आपको। BCOEN पता है आप लोगों को क्या होता है? कौन बताएगा मेरे को? व्हाट इज EN? EN is ethyl thiamine. इथाइलिन डायमीन। EN का मतलब ये होता है NH2 CH2 CH2 NH2। Yes, sir. C2 H10. हाँ, और ये क्या होता है कि एक ही जना दो लोन पेयर रखता है अपने पास तो दो तरफ से जुड़ जाता है, मतलब एक ही मेटल से दो बॉन्ड बनाता है। इसको अपन बाइडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं, ठीक है। सर ये एसए स्ट्रीम का क्वेश्चन है इसका हाँ हाँ हाँ, ये एसेट्स का है। कुछ क्वेश्चन तो कॉमन थे अपने, है ना, कुछ क्वेश्चन एसेट्स के हैं, ठीक है। काफी सारे कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बॉन्डिंग वॉन्डिंग वाला पार्ट तो आपका पीपीटी का 11th वाला भी आता है, ऐसे ऐसे रिलेटेड ही है बॉन्डिंग वाला तो। हाँ, लेकिन कुछ चीजें जैसे आइसोमेरिज्म है, ये वाला क्वेश्चन आपका एसेक्स से रिलेटेड है ना। हाँ सर, क्योंकि सर मैं एसए दूंगा इस बार 11th में हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे में लेकिन कुछ जो अपन ने बॉन्डिंग की बातें करी ना, हाँ मैंगनीज सर, की बातें करी, वो तो लिंक्ड है उससे। वाली और वीबीटी से हमने किया तो। हाँ, ये देखो, ये जो है आपका यहाँ पर ये सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स होगा, Cl 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 Cl, ठीक है। दूसरा वाला जो है आपका कोबाल्ट है और EN ऐसे जुड़ता है, मैंने आपको बताया अभी अभी। इस पे 2-3 बार ऐसे ही क्वेश्चन आ चुके हैं ना इसमें, तो ध्यान रखिएगा। SX में आ चुके हैं ये भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि मैं ऐसे काटूंगा ना बराबर कट जाएगा, बीच में से काटूंगा इसको। अब इसको ध्यान से गौर से देखना है, सिस और ट्रांस। अब इस सिस और ट्रांस यहाँ पे क्या बना है एक्चुअली, ये Cl के हिसाब से देखो आप। अगर आप Cl को ऑपोजिट रखते हो ना ऐसे 180 पे, तो ट्रांस कहलाता है। ट्रांस का मतलब ऑपोजिट। और 2 NH2 रख दो आप, ऐसे। और अगर आप दो क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन पे को ही मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, कारण ये है कि जो क्लोरीन है वो फ्री है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो उनको मैं सिस ट्रांस में आसानी से रख सकता हूँ। उनके हिसाब से सोचना आसान है ना, बजाय NH2 इथाइलिन डायमीन EN के हिसाब से। ये थोड़ा मुश्किल काम है इसको सोचना, लेकिन एक बार कर लोगे तो फिर तो आराम से कर पाओगे। ये देखो, ये ट्रांस है,
ये अपना एल्कीन जैसा ट्रांस नहीं, ये सिस है ना, है ना। सिस ट्रांस एल्कीन में भी होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इनमें भी होता है ना। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी वो होगा जो आपका अनसिमेट्रिकल होगा। तो ये तो सिमेट्रिकल है, देखो ऐसे दिख ही रहा है, बीच में से काटोगे दो इससे एक जैसे, ठीक है। तो ये तो हो गया इनएक्टिव, ये लाइट अगर इसमें से पास करोगे तो लाइट नहीं घूमेगी। हाँ ये एक्टिव दिख रहा है, देखो ये क्या है, ये आपका ऐसे कटेगा नहीं, क्योंकि ये एक NH2 ऊपर से उधर पीछे आ रहा है, एक नीचे से ऐसे आगे आ रहा है ना। ये दिखने में अगर प्लेनर कोई माने तो बोल सकता है कि देखो ये तो ये भी सिमेट्रिकल है, लेकिन मैं ऐसे बाउंड्री हाईलाइट कर दूं कि ये चार जने ऐसे हैं, एक NH2 ऊपर से पीछे आ रहा है और एक NH2 नीचे से ऐसे आ रहा है ना, तो पता लगेगा कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो इस कारण से ये क्या होगा, आपका लाइट के साथ जो इंटरेक्शन होगा उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, दैट विल नॉट बी सेम, so it will rotate the plane polarized light, so it is optically active. This is the answer. अब यही क्वेश्चन आपका 2-3 बार आ चुका है ना, नवंबर 2017 में भी आया है। हाँ लेकिन कुछ कंपाउंड अलग है, ऐसे ये सोच यही है बिल्कुल, तो ये आने के चांसेस ऐसे ज्यादा हैं, आप इसको देख लीजिएगा। समझ आया? तो आई होप ये समझ में आ गया, आपको आइडिया मिल गया है काफी सारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो लेट मी एंड टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों ने सीखा जल्दी जल्दी और आपके काम में आएगा, आपको मार्क्स आएंगे, है ना। तो एंड करूं क्लास, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक थैंक यू केयर, सर। Thank you. ओके।